Now I would request Honorable CEC to kindly address the media. माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माय राइट साइड, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखवीर सिंह जी संधू ऑन माय लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। We welcome you all at this press conference, which is about the declaration of the schedule for the ensuing state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. Friends, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त, दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी, उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थीं, आतंकी हमले बढ़ रहे थे। लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा। और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था, तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अप फ्रंट और बोल्ड वादा किया था। और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था, वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 करोड़, 4 टाइम्स मोर देन 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली। आप सब इस बात के गवाह हैं। आपने देखे शिकस्त के नजारे। एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं दैट दे आर फुल बिलीफ, दे आर वेरी पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हम उसकी बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते, ये आपको विश्वास दिलाते हैं।
So friends, now we come to Maharashtra and Jharkhand, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। So before we come to the schedule, let me share some basic information about these two states with you. Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general, and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores. 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. यंग वोटर्स की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़ और उसमें से 20.93 lakhs are फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ 18 to 19 एज ग्रुप. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, वीमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी. मॉडल पीएसएस की संख्या 530 रहेगी. अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, एसटीज 28 एंड एससीज 9. झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 crores female and 1.31 crores male. First time voters between 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे polling stations की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे. अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520. यहां पर भी वीमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे. एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है. महाराष्ट्र में 3 पीवीटीजीज हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है. उसमें असुर, बिरहोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टरल रोल में किया गया है. सभी डीओज ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी. पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी.
इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया है, रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशंस को। तो हम उम्मीद करते हैं डीओज विल वर्क, और वहाँ इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को डीओ भी घोषित किया गया है, ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें। एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दिए हैं कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं, ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। Friends, if I come to the next, ease of voting for senior citizens PWDs, this will be followed. You have all the experience of the pan-India coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर senior citizen जो 85 years से ऊपर हैं, उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको, और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी, और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी, ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया। दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड गो along with the polling parties to the houses of the senior citizens and PWDs. और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन, सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड। वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो। सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन। जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहां गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, है कहाँ फैमिली टुगेदर है, कहाँ उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज देख सकते हैं। सी विजिल ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज्ड। जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया J&K एंड हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए। वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो द वोटर्स enlightened voters will inform us on C Vigil about any malpractice which they notice in their area, and we will reach there in 90 minutes to handle it. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट कैन सी ऑन आवर ऐप विच इज KYC नो योर कैंडिडेट। हमने जो मीटिंग्स, मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की, तो डीओज स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं। मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त कि वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को एस्टेब्लिश करेंगे। उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। दिस हैज बीन वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड टू एवरीवन। किसी भी तरीके का प्रलोभन, वही 4 M's जो पहले हमने बात की थी, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन will all be under strict watch. All airports, all landings of the aircrafts in the field will all be checked. There would be extensive polling, the checkposts on the borders of the interstate for checking interstate movement, और कहीं से भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहां बनाने के लिए कहा गया है,
यानी जिसमें एक्साइज भी होगा, पुलिस भी होगी, जीएसटी भी होगी, ट्रांसपोर्ट के भी लोग होंगे, ताकि वो 24/7 उनकी चेकिंग कर सकें। और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई भी हैरेसमेंट होना चाहिए। दैट प्रिकॉशन मस्ट वेरी वेरी केयरफुली बी टेकन अबाउट ऑल ऑफ देम। सभी पोलिंग स्टेशंस 2 किलोमीटर के अंदर हों। किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, so that they can handle the social media narratives if there is anything which is wrongly being conveyed। ये सब का सब वहां पर निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। सारांश में, if I summarize everything before coming to schedule, I would like to say that चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है। वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस ऑल्सो। साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhinagar, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane, all are much below the state averages of each state. We will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas, but the trends are really not good. If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50%, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%.
Riyasi 74%, Punch 74%, Rajouri 71%. If they can go 70 plus, Kulaba can also go 40 plus. In 24 Lok Sabha elections, Bastar was 68%, 69%. Gadchiroli, Manipur, states after state, tough areas. So we'll be requesting through you, we'll have a special drive this time for the slum areas in urban areas and also the colonies, all alike, to have a real urban push. I do not want to name specific thing, but there are booths in Faridabad and Gurgaon in the recently held elections, and they are the poshest places where voting has been around 20%. So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. शेड्यूल वुड बी लाइक दिस. झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd, along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. So bye. So we will come back. We'll come back. Okay. Sorry. By-elections also. By-elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. Thank you very much. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will take questions from the media. Please, the gentleman in the blue shirt, please. Thank you. तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं. सवालों का दौर शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसका इंतजार था कि झारखंड में चुनाव कब होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे, उनकी तारीखों का ऐलान हो गया है. झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे, तो वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा एक चरण में, और 23 नवंबर की वो तारीख होगी जब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती होगी. इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे. 20 नवंबर को महाराष्ट्र में पोलिंग होगी, 277 विधानसभा सीटों पर यह पोलिंग होगी. 23 नवंबर को महाराष्ट्र में जो पोलिंग होगी उसकी काउंटिंग की जाएगी.
228 सीटों पर एक चरण में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में एक चरण पर वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। तो इंडिया डेली की खबर पर मुहर। सबसे पहले इंडिया डेली ने ही आपको यह खबर बताई थी कि झारखंड में इस बार 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। दरअसल पिछली बार जो झारखंड में 2019 में चुनाव हुए थे वो 5 चरणों में हुए थे, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या झारखंड में इस बार भी जो चुनाव होंगे वो 5 चरणों में होंगे। लेकिन इंडिया डेली ने सुबह आपको बताया था कि नहीं, इस बार झारखंड में जो चुनाव होंगे वो 2 चरणों में होंगे। इतना ही नहीं, यह भी बताया था कि तारीखें क्या होंगी। नवंबर में इंडिया डेली ने आपको बताया था कि तीसरे हफ्ते की शुरुआत में जो मतदान होगा उसकी तारीख तय की जाएगी और चौथे हफ्ते में काउंटिंग होगी। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वैभव जी, लगभग तारीखें पहले से क्लियर हो गई हैं कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में पोलिंग होने वाली है, लेकिन तैयारियां अगर हम यहां पर महागठबंधन की बात करें तो तैयारियां किस तरह से हैं? आज भी एक मीटिंग का दौर सुनने में आया है कि वहां चला है। अपने आप को अनम्यूट करिएगा वैभव त्रिपाठी जी, अपने आप को आपने म्यूट किया हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव तो पिछली बार हरियाणा के साथ ही हुआ था, तो तैयारियां वहां पहले से चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और हम पूरे दमखम के साथ जनता के मुद्दों को उठाते हुए दोनों चुनाव में जाएंगे। एक तरफ जहां किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा है, अव्यवस्थित शहरीकरण बड़ा मुद्दा है, वहीं मराठा प्राइड भी मुद्दा है। किस तरीके से शिवसेना को इस पार्टी ने आक्रांता की तरह आके तोड़ दिया, एनसीपी को आक्रांता की तरह आके तोड़ दिया, और जो सरकार एस्टेब्लिश थी उसको तोड़ के इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। तो ये भी मुद्दा है। वहां पब्लिक ये कह रही है कि क्या ये जो सरकार है केंद्र में, ये तानाशाही के बल पर किसी भी विधानसभा की सरकार को भंग कर सकती है, तोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अवैध बताया था। तो ये सारे किसको मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया था वैभव जी? शिंदे की जो सरकार है, कोर्ट ने ये कहा ही था कि अगर मुख्यमंत्री 20th November will be the polling and 23rd will be the counting, and I'm very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. And with the kind of good schemes, the good work and the development and the infrastructure which has been created in Maharashtra, the people will definitely want to go for development, good work, and of course the leadership of Prime Minister Narendra Modi, which has led the NDA to a victory for the 3rd time, as well as the fact that we have recently seen in the polls in Haryana and in Jammu and Kashmir, the people have voted for good work and development, and the schemes which the government of India and the respective state governments have given to the people. So I feel very confident that we in Maharashtra will be coming back to power again. And sir, what would you like to say about the seat sharing in Mahayuti? Well, I think there is no much speculation going on about seat sharing. तो सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा भी जुड़ गए हैं। रजनीश, इस बार जो बीजेपी है, अगर हम झारखंड की सियासत की बात करें तो बीजेपी मजबूती के साथ झारखंड में इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। उसके पीछे वजह भी है कि 2019 की जो गलती है उसे बीजेपी रिपीट नहीं करना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने आजसू को, जेडीयू को और इसके अलावा एलजेपी को अपने साथ रखा है। यह सवाल मैं प्रेम कुमार जी आपसे ले लेता हूं कि बीजेपी 2019 की गलती को रिपीट नहीं करना चाहती, यही वजह है कि बीजेपी मजबूती के साथ झारखंड के चुनाव में उतर रही है। जी जी, शुक्रिया। देखिए, झारखंड में निश्चित रूप से बीजेपी इस बार आजसू से को जोड़ रही है, जबकि आजसू उनका लंबा साथी रहा और पिछले दफा थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ाया था, ये एक कमी है। दूसरी तरफ एक और पार्टी जिसको के जेवीएम हुआ करता था और आज भी वो जेवीएम है, मगर
जेबीएम के प्रमुख जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहां बाबूलाल मरांडी जी, तो वो एक बदलाव आया। हालांकि संगठन में अंदरूनी जो है अब भी बाबूलाल मरांडी जी सिंक नहीं हो पाए हैं, वो दिखता है जिला जिला में दिखता है। जेबीएम के लोग और पुरानी बीजेपी पार्टी के लोग आपस में थोड़ा संगठन में रखते हैं तकरार। इन चुनौतियों से भी उनको जूझना है और आजसू को तो साथ रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई एलआई उनको मिलता नहीं दिख रहा है, ये चिंता की बात है। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ भी कोई नया एलआई नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलाइज बीजेपी से ज्यादा हैं। तो वहां मूल रूप से मुझे लगता है कि जो ट्राइबल बेल्ट्स की सीटें हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी की पूरी जीत ली थी, तो ट्राइबल बेल्ट्स में कैसे सेंधमारी की जाए, तो बीजेपी ने चंपाई सोरेन को अपने साथ जोड़ा है। उस हिसाब से उनके पास ट्राइबल लीडर की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन चंपाई सोरेन एक बड़ा नाम है प्रेम कुमार जी, चंपाई सोरेन एक बड़ा नाम है। और चंपाई सोरेन के जुड़ने से क्या जेएमएम कमजोर हुआ? बीजेपी तो मजबूत हुई, क्या जेएमएम कमजोर हुआ? देखिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि उसी इलाके से अर्जुन मुंडा भी आते हैं और भी दूसरे आदिवासी नेता हैं, वो आपस में तालमेल बनाते हैं कि नहीं, वो चंपाई सोरेन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये बीजेपी के लिए उल्टा दांव भी पड़ सकता है, बैकफायर भी हो सकता है। अभी चंपाई सोरेन को अगर टाइगर बोलकर पेश करेंगे तो अर्जुन मुंडा का क्या करेंगे, दूसरे आदिवासी नेताओं का क्या करेंगे। खोड़ा जी को भी लेके आए हैं जो निर्दलीय उम्मीद थे, मुख्यमंत्री बने थे, जिन पर करप्शन के आरोप साबित हुए, उनको भी बीजेपी ने अपने पास में लाया है। तो इसका फायदा होता है कि ये बैकफायर करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, जेडीयू का और इसके अलावा हम बात करें एलजेपी का, बीजेपी के साथ आने से कितनी सीटों को ये प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करेगा कास्ट कम्बिनेशन पर आशीष, क्योंकि जो इलाके हैं झारखंड में, अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों में अलग अलग प्रभाव होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर साथ में चिराग पासवान आ रहे हैं तो जो एक एससी वोट है वो टर्न अप करता है, और बिहार में भी हमने देखा है और झारखंड में भी देखा है। जीतन राम मांझी भी क्लेम कर रहे हैं 1-2 सीट के लिए, जीतन राम मांझी भी वहां लगेंगे, कुछ शेड्यूल कास्ट वोट जो हैं वो उनके साथ जाएंगे, वो उम्मीद हम कर सकते हैं। नीतीश कुमार का अपना एक समीकरण है, अपना एक इमेज भी है। जो सीमावर्ती इलाके हैं झारखंड बिहार के, वहाँ पर एक नीतीश कुमार का पर्सनल इमेज भी काम करता है, और जो जिस कास्ट से वो आते हैं वो कास्ट बेस भी है। और झारखंड में जेडीयू ने अच्छा खासा काम भी किया है। आज जब विजय चौधरी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 11 सीट पर हमारी तैयारी है, 2 से 3 सीटों पर बात भी चल रही है उनकी कि उतनी सीट उन्हें दी जाएगी। सरयू राय का साथ में जुड़ना भी बड़ी बात है पार्टी। 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज़ होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को काउंटिंग, और आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है और आपको ईवीएम पर संदेह है। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं लिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। तो आप संजय राउत साहब को सुन रहे थे। संजय राउत साहब ईवीएम को लेकर अभी से सवाल उठाने लगे। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, अगर आप इन दोनों विधानसभा चुनाव को देखें, आप महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा को चुनाव को देखें, तो ये बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन का जो टेस्ट है वो उस तरह से इसे देखा जा सकता है। निश्चित रूप से आशीष, जो
अगर ये चुनाव की घोषणा हो गई और सभी लोग उत्साहित हैं, लेकिन ईवीएम को लेके जिस तरीके से संजय राउत अपनी बात कह रहे थे, उससे लग रहा था कि मन में एक शंका है, एक सुबह है जीत को लेके। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वाकई ये इंडिया गठबंधन और जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के बीच में एक बड़ी लड़ाई है, और इसमें जो भी विजेता बनेगा आगे का रास्ता, क्योंकि आगे आप देखिए बिहार के चुनाव होने वाले हैं और अन्य राज्यों में भी चुनाव बहुत नज़दीक हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। तो ये बेहद अहम हो जाता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कौन चुनाव जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से रजनीश बता रहे थे कि वहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, ये सारे के सारे लोग भी जो है दावा कर रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। एक दो पार्टियों के साथ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में गठबंधन किया है। अब जैसा ये हो रहा था कि चंपई सोरेन को भी वो तोड़ के लेके आए हैं, ऐसे में बड़ा प्रश्न हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि जो लोग उनके वहाँ पर चुनाव जीते हैं या जिन्होंने उनके लिए वहाँ पे संघर्ष किया है, अगर उनका टिकट काटते हैं तो फिर एक बड़ा बवाल होगा। ये कोई साधारण मामला नहीं है। अगर दूसरे दलों को आप टिकट देते हैं तो अपने लोगों को आपको नाराज करना पड़ता है, और इसका कहीं खामियाजा जो है वो बीजेपी को ना उठाना पड़े। सौरभ दुबे जी, क्या देखते हैं, क्या इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ता है कि अगर जो अपनी सीटें हैं जो अगर वो दूसरे दलों को देते हैं, झारखंड की अगर हम बात करें, आजसू को सीटें देंगे, इसके अलावा जेडीयू को सीटें देंगे, एलजेपी को सीटें देंगे, तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है क्या? और चंपई सोरेन के लोगों को भी सीटें देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, मुझे लगता है कि बहुत सम्मानजनक पूर्वक तरीके से जो है वो चुनाव में जाते भी हैं, चुनाव लड़ते भी हैं, और जो परिणाम आता है वो भी उनके अनुरूप ही आता है। तो जहां तक चंपई सोरेन की बात करें, देखिए चंपई सोरेन का जेएमएम में बहुत बड़ा अपमान हुआ। उनको जिस प्रकार से जो है, जिस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया, उन्होंने पार्टी स्वयं से छोड़ी। चंपई सोरेन को कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बुलाया था। लेकिन एक जब हम आदिवासी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, तो वहां पर पार्टियों का जो चरित्र है वो दिखाई देता है कि एक परिवार का व्यक्ति, उनको सिर्फ आदिवासी दिखाई देता है, दलित के रूप में दिखाई देता है, पिछड़ा दिखाई देता है, बाकी अन्य कोई व्यक्ति को वो उतनी तवज्जो देते नहीं अपनी पार्टियों में। तो चंपई सोरेन की जो नाराजगी, भारी नाराजगी थी अपने जेएमएम पार्टी के अंदर जो है, अपने मुख्यमंत्री जी से, हेमंत सोरेन जी से, वो तमाम चीजों को लेकर के थी। सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मुख्यमंत्री वो दोबारा से वापस आकर के बन गए, उनको सम्मान वहां पर नहीं मिला, वो निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये निश्चित रूप से चंपई सोरेन को मुझे लगता है बड़ा देर में समझ में आया। पहले समझ गए होते तो शायद सीएम वही होते। दिक्कत यही होती है कि राजनीति में अगर समझ जो है थोड़ा समय से आ जाए ना, तो राजनीति की जिंदगी लंबी हो जाती है। अगर देर से आती है तो पता चला बड़ी छोटी सी कुछ समय के लिए चंपई सोरेन वहां पे मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको हटा दिया गया, और शायद इसकी नाराजगी थी कि अब आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी आशीष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सौरभ, ये बड़ा सवाल है, कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्पष्ट रूप से, देखिए इसके पहले का अगर आप चुनाव देखेंगे तो वो रघुवर दास जी का जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं जो है वो उसके खिलाफ जनता गई, और चेहरा जो है ना वो समस्या बना था। भारतीय जनता पार्टी वहां के जनता के बीच में समस्या नहीं थी, वो जो चेहरा रघुवर दास का था उसको लोगों ने, जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो इस बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिलने वाली हैं, और जो गठबंधन है, जो गठबंधन के उनके साथी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मजबूती गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का लाभ है वो निश्चित रूप से मिलेगा। गठबंधन की बात हो रही है, महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे, लेकिन अभिषेक यहां पर बात दो अहम करना चाहूंगा, मराठावाड़ा की और पश्चिम महाराष्ट्र की। ये वो दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी को कम सीटें आई थी, लेकिन इस बार जो अमित शाह का फोकस है वो इन दो क्षेत्रों पर खासकर है, ताकि इस बार मराठावाड़ा और पश्चिमी जो महाराष्ट्र है वहां से सीटें ज्यादा निकल कर आए। और बिल्कुल यही कारण है आशीष कि आप देखिए कि जब अमित शाह कई बार मुंबई दौरे पर और महाराष्ट्र दौरे पर इस वक्त आए थे, तो आप देखिए कि नागपुर, विदर्भ, और आप दो नाम ले रहे हैं, उसके अलावा तीसरा नाम मैं और बता दे रहा हूं, विदर्भ की बात है। विदर्भ भी उनके निशाने पर है कि विदर्भ में भी अच्छी सीटें आए। 45 के अधिक सीट टारगेट उन्होंने विदर्भ में रखा कि विदर्भ में अच्छी सीटें आए, ताकि विदर्भ में भी जो कि कहीं अगर नुकसान होता है कहीं पर भी, तो कम से कम उसको भी खाना पूर्ति किया जा सके। मराठवाड़ा में बिल्कुल, मराठवाड़ा में जिस तरीके से लोकसभा में काफी नुकसान उनको हुआ है, नागपुर में यानी विदर्भ में नुकसान हुआ है, तो उन तमाम जो
कमियां हैं, जो खालीपन है उसको भरने का पूरी कोशिश की गई है। और इसलिए जब अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर आए थे कई बार गणेश पूजन से लेकर तमाम जगह, तो उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है अपने तमाम नेताओं को कि वो अपने मतभेद भूलकर साथ आए और खुलकर पार्टी के लिए काम करें और एक साथ होकर महाराष्ट्र में जिताने का प्रयास करें। अब देखिए, जाहिर सी बात है आशीष, आपको पता है कि जैसा कि चुनाव का ऐलान हो चुका है, एक दिन में यानी एक ही चरण में चुनाव महाराष्ट्र में होगा। जैसा कि महाराष्ट्र की जो सत्तारूढ़ पार्टी है महायुति, बीजेपी और एनसीपी और साथ ही शिवसेना, इन्होंने मांग कर रखी थी कि एक ही चरण में चुनाव कराया जाए, यह मांग थी। और यही सवाल अब विरोधी पार्टियों से लगातार पूछा भी जा रहा, क्या उनकी मांग, लेकिन अभिषेक सवाल तो ये भी है कि महायुति का सीएम चेहरा कौन होगा। सवाल एक बड़ा यही है कि महायुति का सीएम चेहरा कौन होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल महायुति का सीएम का चेहरा कौन होगा और साथ ही महाविकास आघाड़ी का सीएम का चेहरा कौन होगा, दोनों अपने पत्ते अब तक नहीं खोल रहे हैं। आपको पता है, देखिए महायुति के हम चूंकि पहले आपने पूछा, बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें बीजेपी चाह रही है कि बीजेपी, ये बात तो सच है कि जितने भी इसमें चुनाव होंगे सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अपने रूप में बनकर उभरेगी, क्योंकि सबसे अधिक सीटों में चुनाव बीजेपी लड़ने वाली है। और लेकिन जो एकनाथ शिंदे वर्तमान में सीएम है, इनकी अपेक्षा है, इनकी आकांक्षा है कि किसी भी तरीके से फिर से अगर सरकार बनती है महाराष्ट्र में महायुति की, एनडीए की, तो कम से कम इन्हीं को सीएम बनाया जाए। इस बात को लेकर लगातार माथापच्ची चल रही है। वहीं अजीत पवार लगातार सपने देखते रहते हैं कि उन्हें भी सीएम बनाया जाए। इस बात को लेकर लगातार वो अपनी अपनी बात हमेशा रखते रहते हैं। तो अब देखना होगा कि सीएम किसको बनाया जाए। लेकिन ये बात, जो जानकारी हमारे पास है कि महायुति की तरफ से भी सीएम का चेहरा डिक्लेयर चुनाव के पहले नहीं करेगी बीजेपी, क्योंकि उन्हें पता है कि करने से फूट पड़ सकती है, इसलिए नहीं करेगी। वहीं अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें कि उद्धव ठाकरे लगातार राग अलाप रहे हैं, आपको पता है कि सीएम का चेहरा डिक्लेयर करो, लेकिन कांग्रेस ने साफ साफ इंकार कर दिया है कि चुनाव के पहले, नतीजे के पहले सीएम का ऐलान नहीं करेंगे। और वहीं एनसीपी ने, शरद पवार ने भी कह दिया है। तो दोनों तरफ से सीएम का ऐलान होना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे की हम बात करें, महाविकास आघाड़ी, वो भी चाह रहे हैं कि सीएम का चेहरा हमें डिक्लेयर करो या किसी और करो, सपोर्ट मैं करूंगा। लेकिन अंदर खाने की बात है कि चाहते खुद हो करें। देखिए, महाराष्ट्र में आज से चूंकि चुनाव आचार लागू हो चुका है आशीष, सिर्फ 35 दिन का वक्त लोगों को मिलेगा। 35 दिन में लोगों को चुनाव प्रचार करना है, वोट देना है। यानी आज से 35 दिन ही सिर्फ महाराष्ट्र को मिला है जिसमें कि लोगों को वहां पर वोटिंग करनी पड़ेगी। आपने जो संजय राउत की बात करे थे, संजय राउत ने एक बड़ी बात कही कि वोटिंग मशीन को, ईवीएम को लेकर वो कह रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, पहले वो अपने दर्शकों को बता दें। यूपी में उपचुनावों के लिए भी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग होगी। यूपी में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 9 सीटों पर 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। 10 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और 13 नवंबर को जो वोट है वो डाले जाएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव होने थे, उपचुनाव, लेकिन वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल यही है, बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं आशीष की मिल्कीपुर जो कि अयोध्या की सीट है, अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से लल्लू सिंह को चुनाव हरा के जो है लोकसभा में पहुंचे हैं, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और इस बार खुद योगी आदित्यनाथ जो है मिल्कीपुर की सीट पे कई बार विजिट कर चुके हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर की सीट का ऐलान नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूं कि दर्शकों को, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे आखिर अभी तक तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ। लेकिन इन 9 सीटों का अगर राजनीतिक समीकरण समझा जाए अरविंद जी, तो इन 9 सीटों का समीकरण क्या कह रहा है आपके हिसाब से? निश्चित कर रखिए कि इस तारीख तक तो हो ही जाना है, तो वो बिल्कुल रबड़ को आखिरी मोर्चे तक खींचने की कोशिश करते हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी जी नामांकन दाखिल करेंगी। वायनाड की जनता ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को अपना प्यार दिया था, समर्थन दिया था, वैसा ही समर्थन प्रियंका गांधी जी के लिए वायनाड की जनता देगी। वायनाड से लोग लगातार इंतजार में हैं कि प्रियंका जी आए, चुनावी तारीखों का ऐलान हो। और हम सबके लिए भी बहुत प्रतीक्षा वाली बात है कि प्रियंका जी आए और लोकसभा में आगे बढ़ करके राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला करके इस मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ें। और वो बहुत ही सुखद दिन होगा जिस दिन प्रियंका गांधी जी लोकसभा में शपथ लेंगी। लेकिन अरविंद जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि खुद योगी आदित्यनाथ जो है सारी जो 10 विधानसभा सीटों की उपचुनाव होने वाले हैं आशीष, वहाँ पे नज़र बना के रखे हुए थे और
हर हाल में भारतीय जनता पार्टी ये सीटें जीतना चाहती थी, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। हम चर्चा कर रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जहां पे अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद लोकसभा में चुन के आए हैं अयोध्या से, और अयोध्या सीट पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय रही है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा नहीं की आशीष, इसलिए लोगों के मन में इसके बारे में जानने की इच्छा होगी कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर की तारीखें क्यों नहीं घोषित की। मैं समझता हूं कि अभी उसका थोड़ी देर में जवाब थोड़ी देर में मुझे लगता है कि जब प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होगी अरविंद जी, तो उसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा कि आखिर मिल्कीपुर में जो विधानसभा सीट है वहां की चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों नहीं किया गया। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।